तो पहले तो एक बार जल्दी से देख लेते जो हमने पहले पढ़ा था। एक्सरसाइज 12 14.2 हमने स्टार्ट किया था। प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे, जैसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। सारे एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जब भी कोई डायस को मान लो मैंने थ्रो किया तो आउटकम क्या होगा? 1 2 3 4। तो गेटिंग 1 ये मेरा एलिमेंट्री इवेंट है, गेटिंग 2 ये भी क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद हमने दो क्वाइन का टॉस वाला कंडीशन देखा। फिर उसके बाद डायस के थ्रो वाला कंडीशन देखा, 1 2 3। कार्ड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इस टाइप का क्वाइन से बेस्ड डबल, मतलब इसको बोलना चाहिए ये ऐसे एक्सपेरिमेंट है, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक क्वाइन और एक डायस थ्रो हो रहा है, दोनों मिक्स करके हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे। 4 क्वाइन का टॉस होना देखा। एक क्वाइन को टॉस करने में कितने आउटकम? एक क्वाइन को टॉस करने में 2 आउटकम। 10 क्वाइन को एक बार टॉस करने में कितने आउटकम? 2 टू दी पावर 10। समझ गए? ये चीज हमने डिस्कस की। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, इस तरह की चीजें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। फिर ये तो सिंपल प्रॉब्लम था। हाँ, कॉम्बिनेशन कब लगता है प्रोबेबिलिटी में? कॉम्बिनेशन ये मैंने बताया था, जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं गिवन एलिमेंट में से, तो क्या लगेगा? हमेशा कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, मुझे बैडमिंटन की एक टीम बनानी है जिसके लिए मुझे 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? कॉम्बिनेशन 10C2। समझ गए ना ये चीज? और मेरे फेवरेट 4 है, मैं वो 4 में से 2 सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगा? 4C2। समझ गए ये चीज? फेवरेबल आउटकम ऐसी कंडीशन में लगेगा। फिर उसके बाद सेट से रिलेटेड ये जो स्टार मार्क किया है मैंने, ये वाला जो फॉर्मूला है सेट थ्योरी में था एन वाला, उसके नीचे पी वाला जो फॉर्मूला है ये किस में आ जाता है? प्रोबेबिलिटी में। अब यहां पर ये यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। और उल्टा यू का मतलब क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन। हेलो हेलो, अभी बिजी हूं, बाद में बात करूं। क्लियर ये चीज? और इस फॉर्मूले को किसका फॉर्मूला बोलते हैं? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ये किसका फॉर्मूला है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। अगर मान लो कोई भी 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, तो इस फॉर्मूले में एक चेंज होता है। वो क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। किसी को पता है क्या? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या हो जाता है? 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद, अरे यार ये सब मोबाइल बंद रखो, सब साइलेंट रखो या तो फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल और है जो मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे ना ये 4 चीजें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, तो जो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना वो हमेशा ए या बी से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन, तो वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए ना ये चीज? सिमिलरली ए यूनियन बी जो होगा वो हमेशा ए या बी से क्या होगा? बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। ये समझ लो इस टाइप का। क्लियर ये? फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इनका मतलब मैंने डिस्कस किया था। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो यहां पर क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। और ए और बी कैसे इवेंट्स है? एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फिर किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। क्लियर ये चीज? आगे चलते, कंटिन्यू करते। फिर ए एंड बी या ई एंड एफ, मतलब क्या गिवन है आपको? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है? यूनियन। ये तो ठीक है, इजी था। फिर उसके नॉट ई एंड नॉट एफ, तो नॉट जब भी लग रहा है मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट या डैश।
और इंटरसेक्शन। अब इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लगा दो, होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका साइन बदल दो यूनियन। समझ गए? अब होल डैश है तो उसके लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। याद आ गया ये चीज? आज जो है ना हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अच्छे से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं, जो डाउट है अभी पूछ लेना। जैसे यहां पर भी डी मॉर्गन्स लॉ लग गया, नॉट ई और नॉट एफ गिवन है, और का मतलब यूनियन। फिर उसके बाद क्या किया हमने, होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और यूनियन को किस में बदल दिया, इंटरसेक्शन में। फिर होल कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट आते हैं, यहां से मेरे ख्याल से अब हमको स्टार्ट करना है, तो चलो अब पूछते चलता हूं मैं। सबसे पहले साथ में सॉल्व करना ना तुम लोग सब मेरे। सबसे पहले क्या करोगे अगर ये क्वेश्चन सामने देखा तो, पहले तो लिख देना कि क्या क्या चीजें दी हुई है। ए और बी दो इवेंट्स है, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.42, लिख लिया। फिर क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अरे बोलो, 0.48। फिर क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट, कितना है, 0.56, करेक्ट, 16, सॉरी 0.16, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या क्या चीजें हमको डिटरमाइन करनी है, बताओ क्या क्या चीजें डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो काजमा बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैसे निकालेंगे, इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.42, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 0. बताओ, 0.7858। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, चेक करो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना गिवन है, 0.48, तो 1 माइनस 0.48, बताओ डिफरेंस, 0.52, ये आ गया सेकेंड। थर्ड में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, बताओ तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 0.90 माइनस 0.16, अब बताओ कितना होगा डिफरेंस, 0.74, ये होगा करेक्ट आंसर। बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हटा दो फिर इसको मैं चेक करूंगा, अभी रुकूंगा नहीं मैं, ये सब रुकने का टाइम नहीं है, साथ में बनाते चलो, इतना स्लो तो पढ़ा रहा हूं और क्या करूंगा, हटा दो इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशान क्वेश्चन पढ़ना और ठीक से पढ़ना। स्टॉप, अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया इसने, क्या मतलब है, तो रैंडमली अगर किसी बच्चे को मैं सेलेक्ट करूं तो बच्चा मैथ्स पढ़ता होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 40%। 40% मतलब 0.4, समझ गए ना सभी, 40% मतलब 40/100, और 40/100 कितना होता है, 0.4। आगे पढ़ना और लिखना क्या है, पढ़ो। 30% स्टडी बायोलॉजी, मतलब क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 30% मतलब कितना हो जाएगा, 0.3, समझ गए। आगे पढ़ना क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है,
नहीं, इसको ऐसे कैसे लिखना है काजमा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये कितना है? 10%। 10% मतलब कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है। अच्छा ये बताओ 5% को क्या लिखोगे पॉइंट में? 0.05। ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है इसके बाद पढ़ना। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। बस खत्म। समझ गए ना? बताओ आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? 0.6 माइनस होता है ना वो, तो हटा दूं फिर इसको मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो कासमा। In an entrance test that is graded on the basis of two examination, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. हाँ, तो ये क्या बोला इसने लास्ट लाइन में? अच्छा अभी तक यहां तक की लाइन का पूरा मतलब समझा दो। सर मतलब कि एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ था जिसमें जिसके जो ग्रेड मिले थे वो दो एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिले थे, और एक रैंडम स्टूडेंट जो पहले एग्जाम में पास होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। ओके, तो दो एग्जाम हुए, मान लो एग्जाम ए और दूसरा था एग्जाम बी। तो एग्जाम ए को पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.8। समझ गए ये? फिर इसके बाद पढ़ना आगे क्या लिखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन इज 0. मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? ये 0.7। समझ गए यहां तक? आगे पढ़ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95. इसका क्या मतलब है? मतलब इंटरसेक्शन गलत जवाब। यूनियन। यूनियन कैसे? एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब है या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। समझ गए ना? या तो ये पास कर रहा हो या एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब आइदर दिस और दिस। और आया ना? ठीक है, पहली तरीका। दूसरा तरीका मैंने ये थोड़ी देर पहले बताया था, कभी भी यूनियन जो है ना वो हमेशा इन दोनों से क्या होता है? बड़ा, और इंटरसेक्शन कभी इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता। याद आया ये चीज? तुम लोग ये खुद सोचो, सिर्फ पहले एग्जाम को पास करने की अगर प्रोबेबिलिटी 0.8 है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कैसे बढ़ जाएगा? समझ रहे? कॉमन सेंस से भी उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यूनियन लगेगा या इंटरसेक्शन। तो यहां पर आपको क्या गिवन है? यूनियन, दोनों में से कोई एक पास करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर ये चीज? काजमा अभी भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, मतलब उसका हिंदी में मतलब बताओ क्या है? मतलब कि दोनों एग्जाम में लेकिन एक में पास होने की किसी एक में पास होने का, इसका मतलब या तो ए को पास करे या तो बी को पास करे, या मतलब और, आइदर ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। समझ गए ये चीज? तो ये गिवन है, और क्या निकालना है इसमें? पढ़ के बताओ। What is the probability of passing both? बोथ। पासिंग बोथ मतलब एंड। तो क्या निकालना है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरसेक्शन। समझ गए ये चीज? तो क्या आएगा आंसर? इन दोनों को ऐड कर लो और उसमें से इसको माइनस करो, तो 1.5 माइनस दिस कितना आ रहा है? 0.55। 0.55। तो आंसर होगा 55% चांस है कि दोनों को पास करे। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। सर मतलब एटलीस्ट वन ऑफ, मतलब आपने बोला कि अगर और होता है तो हम लोग यूनियन लेते हैं, हाँ, और इंटरसेक्शन है तो एंड। ठीक है, ये मैंने पहले दिन भी कई बार बताया, याद रखना ना। चलो आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तुम लोग बना के दिखाओ, जिसका आंसर आया मुझे आंसर बताना सीधा।
the probability of passing neither is 0.1, तो उसमें यूनियन है देखा। तो आपने तो बोला कि एंड होता है तो उसमें इंटरसेक्शन लगता है। देखो पहली वाली लाइन से तो आप लोगों ने ये निकाल लिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 0.5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। इसका मतलब क्या है, ना ही वो इंग्लिश पास कर रहा है, और हिंदी वाला और बोल रहा हूं ना, और ना ही वो इंग्लिश पास, हिंदी ना ही इंग्लिश, ऐसा दोनों पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई भी एक पास कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, E यूनियन H, है ना। दोनों में से कोई एक पास होना, और दोनों में से कोई भी पास नहीं होना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहां पर, कॉम्प्लीमेंट। या हाँ, या तो ऐसे समझो या तो ऐसे समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटरसेक्शन H डैश, ये भी समझ सकते हो। इंग्लिश पास नहीं करना एंड हिंदी पास नहीं करना, समझ गए ये चीज। और इसको अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो जो कॉम्प्लीमेंट है ये होल में आ जाता है, और इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है, यूनियन में। क्लियर ये। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकलेगा ये, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H। क्लियर ये चीज। ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है, ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 0.1। क्या ये क्लियर हुआ, जिससे आप क्या निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H निकाल लोगे। बताओ वो कितना आएगा, 0.9, ये आ जाएगा 0.9। समझ गए, यहां तक सॉल्व करो, चलो जल्दी से यहां तक सॉल्व करके प्रॉपरली लिखो। और ये वाली लाइन अगर समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ। अनन्या यहां तक क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये दो लाइन से मिल जाएंगे। यहां तक हो गया सबका? 0.65 आएगा क्या आंसर? शायद सही है। हो गया यहां तक सभी का? अब इसके बाद यहां वाली लाइन से क्या लिखा हुआ है बताओ मुझे पढ़ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, तो इसने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे दिया, और वो कितना है, 0.75। अब क्या निकालना है, पढ़ के बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, मतलब क्या निकालना है, P ऑफ H निकालना है। तो समझ गए होगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। क्या रहा है आंसर, क्यों अलग आ रहा है? और किसी का आया 0.65? क्या प्लस माइनस करना बताऊं, या फॉर्मूला गलत लिखा है? सुधार उसको और बता मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। probability of E union H is equal to probability of E plus probability of H minus this। आ गया सबका? किसका किसका आ गया आंसर? तुम दोनों का आ गया। 6.5 होगा ना, 4 कैसे आ जाएगा? 4 कैसे, 6.5 आएगा ना। नहीं आया अनन्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, मैं अनन्या की कॉपी चेक कर रहा हूँ। हाँ क्या किया इसके बाद है? मतलब ये -50, इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा बताओ, 0.25। समझ में आया? अब प्रोबेबिलिटी 0.25 को इधर भेजो, तो 0.90 में से 0.25 को माइनस करो। समझ में आया? और किसी का?
जो नहीं आया वो बताओ। सर इसमें बोला है 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, मतलब इसमें यूनियन दिया है। कौन सा वाला पॉइंट बोल रहे हो? हाँ 23, कौन सा वाला लाइन? सर ये 24 ऑप्टेड फॉर लास्ट 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, क्या पूछ रहे हो उसके बाद? इसमें यूनियन होगा क्या? एंड का मतलब क्या होता है? अच्छा इंटरसेक्शन। हाँ 0.65। हाँ तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बताओ ये चीज। क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? 60। तो इस लाइन से हमको ये पता चला कि एन ऑफ एस, और कोई नहीं है ना? 10th वाले कोई बच्चे नहीं आए क्या? और उनका वो जो चल रहा था वो हो गया क्या? ठीक। और कोई किसी क्लास चल रही है क्या? ठीक है देख लेना, कोई नहीं हो। अजय सर, ओके ठीक। हाँ तो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, वो कितना गिवन है? 60। मतलब उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 60। अब एनसीसी को मान लेता हूं मैं ए, और एनएसएस को मैं मान लेता हूं बी। तो ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? 60 में से 30 लोग एनसीसी हो। हाँ अच्छा तो तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितना है? 30। समझ गए ना ये चीज? हाँ फिर वो 32 क्या है? ऑप्टेड फॉर एनएसएस। मतलब क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ बी, एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 32। इसको प्रोबेबिलिटी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा पहले ही लाइन, है ना? फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। तो इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 24। ये क्लियर सबको? हाँ फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? If one of these students is selected at random, find the probability that हाँ the student opted for NCC or NS. तो पहले पार्ट में निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, समझ गए? दूसरे पार्ट में क्या निकालना है बताओ? The student has opted neither NCC nor NSS. मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और वो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, और वो निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। हाँ लास्ट पार्ट में The student has opted NSS but not NCC. मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ NSS वाले, क्या लिखूंगा? uh, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, क्योंकि एनएसएस ले रहा है, एनएसएस को हमने क्या लिया? बी, तो बी होना चाहिए बट नॉट ए। नॉट ए के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए डैश। और ये कैसे निकलता है मैंने बताया है, याद है? नहीं याद है तो याद करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए ये चीज? तो ये सारी वैल्यू हमको निकालनी है और हमको दिया हुआ है ये। अब इससे सबसे पहला काम तो ये करोगे, सभी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं पूछूं कितना होगा, तो बताओ कितना होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो वो कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 60। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 32 अपॉन 60। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 60। समझ गए? तो ये आ गई सारी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। क्लियर सबको ये चीज? अब ये सब के बाद आप इजीली ये निकाल सकते हो ए यूनियन बी। निकालो और बताओ क्या आएगा। पहला वाला कितना आया? ठीक है। दूसरा वाला ठीक है।
थर्ड वाले के लिए हिंट दूं, वो जो मैंने 3 गोले बनाए हैं ना, उसमें दूसरे नंबर वाले गोले में से तीसरे नंबर वाले गोले को माइनस करो। जल्दी बनाओ। तुम लोग यार खाली क्या होगा क्या नहीं होगा वही बात करते, कुछ बनाते हो नहीं। तुम दोनों ऐसे ही करते हो। सर पहले वाला 5/6 है क्या? नहीं, नहीं, तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग? देखो पहले वाले आंसर को निकालने के लिए ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला क्या है ए यूनियन बी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो पहले दोनों को ऐड करना, उसमें से तीसरे को माइनस करना है ना? हाँ, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने पूरा कैंसिल करके एलसीएम लेके कर दिया। इसको डायरेक्ट करो ना, सबका डिनोमिनेटर तो सेम है ना। अच्छा तुम लोग ऐसा कर रहे हो क्या? क्या कर उन लोग भी वैसे ही कर रहे लग रहा है। नहीं, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। देखो खुद से सॉल्व करते हैं ना, तब समझ में आता है कि हम क्या गलती करते हैं और क्या करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, हर बार मैं सॉल्व करते रहूंगा तो ये गलती आप खुद के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा सभी में डिनोमिनेटर 60 है और सीधा न्यूमरेटर के साथ कर लो 32 प्लस 30 माइनस 24, तो आंसर कितना आएगा? 38/60 आया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर 38/60 19/30, ये भी बोल सकते 19/30 कट करने के बाद। फिर उसके बाद क्या निकालना है इसके बाद वाले पार्ट में, देख लो यहां पर बताया था। तो ये कैसे निकलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, ये निकलता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इससे निकल जाता है। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 19/30, तो 1 माइनस 19/30, तो वो कितना आ जाएगा? 11/30। हो गया। लास्ट पार्ट बना कि नहीं बना? हो गया। लास्ट पार्ट के लिए मैंने वो हिंट दे दी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन बाकियों से कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर ना नंबर ऑफ एलिमेंट दिए थे। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम अपन कर रहे थे उसमें सीधे प्रोबेबिलिटी दे दी। सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देता है तो हम लोग उसको 100 लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब उसमें सीधा प्रोबेबिलिटी दे देता है। ठीक है, हो गया। लास्ट आंसर क्या है लास्ट वाले का? 2/, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था ना, हटा दो इसको। इसके बाद क्या मिसलेनियस है क्या? एक बार बताओ तो देख के। सर इसके बाद फिर कौन सा चैप्टर हम लोग करेंगे? स्टैट्स। सर कोरिलेशन एनालिसिस और मेथड ऑफ डिस्पर्शन करेंगे। हाँ वही करेंगे। सर तो इनका वेटेज रहता है इन सब क्लास में? डिस्पर्शन का तो रहता है। तो सबसे ज्यादा किसका रहता है, मतलब ऐसे कोई चैप्टर जिसको पढ़ के पास हो? देखो ऐसा कोई एक सिंगल चैप्टर तो कोई भी नहीं जिसको पढ़ के पास हो जाओ, क्योंकि सारे चैप्टर का डिवीजन उन्होंने लगभग उतना ही रखा है। किसी भी चैप्टर का वेटेज 8-9 से ऊपर का नहीं जाएगा मैक्सिमम। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी 8-9 के ऊपर नहीं जाएगा। सर सर्कल कोऑर्डिनेट नहीं, और मिनिमम किसी का भी वेटेज 1-2 नंबर 2 नंबर तो रहेगा। देखो एक चीज मैं साफ साफ बता दूं कि सबसे बेकार परसेंटेज जो बनता है पूरी लाइफ में वो 11th में बनता है। हाँ। समझ रहे हो? ये किसी से भी पूछ लेना।
और उसका मेन कारण क्या होता है, 11th में मतलब बच्चों की क्लास तो बढ़ जाती है, सिलेबस बढ़ जाता है, लेकिन वो उस हिसाब से मेंटली नहीं बढ़ते हैं। कि नहीं ये चीज। तो ये प्रॉब्लम है, और मैं वो स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्योंकि लेट से सेशन स्टार्ट होता है, जल्दी एग्जाम होता है, टाइम बहुत कम मिलता है, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, और जितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है वो 90% बच्चे नहीं करते। ठीक है, जो तुम लोग भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फेल नहीं होना है बस। इतना इंपॉर्टेंट है कि पास हो जाना है। ठीक है, और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जानी है, सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे अपने आप। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ। एक बॉक्स है, उसमें 10 रेड मार्बल है, 20 ब्लू मार्बल है, 30 ग्रीन मार्बल्स है। तो एक बॉक्स बना दो और ये सब मार्बल का काउंट लिख दो, जल्दी से। हो गया? अरे बना जल्दी, इधर सामने दिख रहा है क्वेश्चन। लिख लिया? टोटल कितने मार्बल्स है? 60 मार्बल्स। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ो। 5 marbles are drawn from the bar. कितने मार्बल्स निकाल रहे हैं? 5. कितने निकाल रहे हैं, फिर से बताओ। कितने निकाल रहे हैं? 5। क्यों बार बार मैं पूछ रहा हूँ कितने निकाल रहे हैं? 5। तू बोल सकता है, ठीक है। हाँ, क्यों मैं बार बार पूछ रहा हूँ 5? क्योंकि जब भी एक से ज्यादा का सिलेक्शन होता है तो क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। इसलिए याद आया? तो 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, मतलब आपको समझ जाना है कि यहां पर क्या लगना है? कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू? तो सारे के ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें इसको मैं बोल रहा हूं, एक मिनट। ये बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में तुम लोगों ने ऐसा लिख दिया होगा, 10 कितने हैं रेड, 20 कितने हैं ब्लू, और 50 कितने हैं, 30 कितने हैं ग्रीन। ठीक है, टोटल कितने हो गए? टोटल 60। ठीक है, अब किसी भी चीज की अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ऑल ब्लू, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा हमारे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? फेवरेबल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है? फेवरेबल क्या है कि क्या निकलना चाहिए? सारे के सारे ब्लू। तो ये 20 में से ही ब्लू है ना, तो 20 में से कितने सेलेक्ट होने चाहिए? पूरे 5। ये हो गया हमारा फेवरेबल, और फेवरेबल को लिखते हैं न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 20C5। समझ गए ये चीज? ऑल पॉसिबल, तो ऑल पॉसिबल अपन कहां से निकालेंगे? टोटल में से। तो टोटल अपने पास कितने हैं? 60। तो 60 में से 5 निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 60C5। समझ गए ये चीज? अब 20C5 कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मैंने बताया क्या है? 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? 5 4 3 2 1। वैसे ही 60C5 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 1। ये पूरा कट जाएगा, बाकी उसको सॉल्व कर लेना। समझ गए? हो जाएगा आगे फिर। हालांकि आपका अगर आंसर देखना है तो वो आपको यही छोड़ना है, पूरा कैलकुलेशन पे नहीं जाना है। ठीक है, तुम कैलकुलेट कर सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। हाँ, अब यहाँ पर दिक्कत जाएगी। एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, मतलब अगर सारे ग्रीन होगा तो भी चलेगा। हाँ। अभी तुम लोग को जो बोलना है बोल लो, क्योंकि मैं जब बोलूंगा ना तो ध्यान से सुनना। हो गया? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और तुम लोगों को डिफिकल्टी जाएगी। तो बोल लिया? बोलूं? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन। दैट्स इट। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ गए ये चीज? अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन कैसे निकलेगा?
मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन मतलब कि जो हम 5 सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक मार्बल ग्रीन होना चाहिए। तो टोटल ग्रीन कितने हैं? 30 में से एक ग्रीन कैसे सेलेक्ट हो जाएगा? 30C1। बाकी नॉन ग्रीन कितने हैं? बाकी नॉन ग्रीन मिला के भी कितने हैं? 30। उसमें से कितना 4 सेलेक्ट होना चाहिए? उसमें से कितना सेलेक्ट होना चाहिए? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 30C4। समझ गए ये चीज? ये हो गया हमारा फेवरेबल डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल मतलब 60 में से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं? 5। तो इधर पे क्या आ जाएगा? 60C5। क्या ये समझ में है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन? नहीं है समझ में? कैसे आया 20C1? देखो अभी हम निकाल रहे हैं एक ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 2 टाइप के मार्बल है, एक ग्रीन और दूसरे नॉन ग्रीन। तो ग्रीन में से एक सेलेक्ट होना चाहिए, नॉन ग्रीन में से 4 होना चाहिए। तो ग्रीन 30 है, 30 में से एक का सिलेक्शन, नॉन ग्रीन भी 30 है, तो 30 में से कितने का सिलेक्शन? 4 का। तो ये हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया उसका। क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? 30C2। 30 ग्रीन में से 2 ग्रीन सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और इनटू 30C3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 60C5। समझ गए ये चीज? फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन बताओ कितना होगा? 30C3 इंटू 30C2 डिवाइडेड बाय 60C4। 60C5 ऐसा करके पूरा लिख लो। चलो जल्दी जल्दी लिखो, अभी खत्म नहीं हुआ ना, सस्पेंस बचा है अभी इसमें, ठीक है? पूरा लिखो। 30 कितने ग्रीन तक चाहिए हो सकते हैं? 5 ग्रीन। लिख लिया? हाँ बता प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन वेद। हाँ इंटू 30C1 अपॉन, अरे 1 होगा ना भाई, इसमें से एक काउंट बढ़ा रहा है तो इसमें काउंट कम होगा ना। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग ध्यान देते नहीं हो यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन आया सही लिखा? कितना होगा? 30C4 इंटू 30C1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 60C5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन अनन्या बताएगी। 30C5 अपॉन 60C5, ठीक है? इंटू 30C0 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हाँ। तो अब हमको फाइनल आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा वो फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर? अब वो जो मैं सस्पेंस बोल रहा था वो क्या है वो सुनो। ये एक्चुअल में हमको नहीं करना है जो हमने किया है, क्योंकि इससे आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में नहीं करना है, अभी समझाने के लिए तो तुमको करना जरूरी था, ठीक है? अब ये समझो कि इसको और इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो इजी तरीके से बनाने के लिए मैं एक चीज बताता हूं, कॉमन सेंस की बात है, आप लोग बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन इज इक्वल्स टू, अगर मान लो हमारे पास सेम सिचुएशन है, एक बॉक्स है उसमें 10 ये 10 20 ये 30 ऐसे मार्बल्स है, 5 मार्बल्स हम निकाल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 ग्रीन 5 ग्रीन, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि कॉमन सी बात है, ये श्योर इवेंट है ना। अगर निकालेंगे 5 मार्बल तो हो सकता है 0 निकले, हो सकता है 1 निकले, हो सकता है 2 निकले, मतलब सारी पॉसिबिलिटी इसमें काउंट कर ली, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा? 1। समझ गए? और हम, हाँ, सब इक्वल है कि नहीं वो अपने को नहीं पता, लेकिन सबकी प्रोबेबिलिटी का तो सम 1 होगा ना, क्योंकि ये श्योरली होगा ना।
अगर हम निकाल रहे हैं तो या तो 0 निकलेगा या तो 1 निकलेगा या तो 2, इसलिए ऐसा होगा। अब हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 1 से लेके 5 तक, एटलीस्ट 1 की, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सीधा क्या कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन, ये कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज? और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन कैसे निकलेगा बताओ? अब नहीं निकाले अभी तक 0 ग्रीन, बताओ जल्दी। 30C0 इंटू 30C5 डिवाइडेड बाय 60C5। समझ गए ये चीज? 30C0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, तो उसको छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 30C5 डिवाइडेड बाय 60C5। ये होगा इसका फाइनल आंसर। समझ गए ना ये चीज? बुक में कैलकुलेट करके लिखा है, ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? ये जो अभी देख रहे हो ये वाला, तो समझ गए? क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। जो ओमिटेड है वो इसमें नहीं है पूरे। हाँ, मतलब मैं ये जो पीडीएफ बना के रखा हूं ना, जो इंपोर्ट करता हूँ, ये नए वाले एनसीईआरटी एडिशन का है। ये पूरी तैयारी करवा के रख लिया था मैं पहले, सेशन चालू होने के पहले, सारी क्लासेस का। हटा दो इसको फिर मैं। हाँ चलो, ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। हाँ, कितने कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं? तो क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। समझ गए ना? हाँ, तो कितने हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे ये बता दो। 52C4, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आना है? 52C4। और न्यूमरेटर में तो हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि 3 डायमंड होने चाहिए और 1 स्पेड होने चाहिए। डायमंड टोटल कितने होते हैं? 13। 4 सूट्स होते हैं ना, इसमें एक डायमंड होता है, तो 13 में से कितने सेलेक्ट होने चाहिए? 3। स्पेड कितने होते हैं? वो भी 13 होते हैं, तो वो 13 में से कितना होना चाहिए? 1। तो आंसर क्या आएगा? 13C3 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाय 52C4। दैट्स इट। ऐसा आंसर तुम लोगों को आना चाहिए, और ऐसे ट्रेंड हो जाना चाहिए दिमाग की, क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर आ जाए। ठीक है, हटा दो इसको। हो गए ट्रेंड? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? A die has 2 faces, each with number 1. डाई हैज, अच्छा एक डाइस है, डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं। 2 फेसेस मतलब 2 फेस पे क्या मार्क्ड है? 1। 3 फेस पे क्या मार्क्ड है? 2। और एक फेस पे क्या मार्क्ड है? 3। If a die is rolled once, determine the probability of 2. तो अगर 2 कितनी जगह पे मार्क्ड है? 3 जगह पे, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। फिर उसके बाद 1 या 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 1 कितने पे मार्क्ड है? 2 फेसेस पे। हाँ यूनियन, वो पूरा यूनियन इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, सीधा 1 और 3 को मिला के टोटल काउंट कितना है ये देख लो, तो कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/6। नॉट 3, नॉट 3। तो 3 कितने फेसेस पे मार्क्ड है वो देखो पहले। 1 पे मार्क्ड है, तो नॉट 3, नॉन 3 वाले कितने फेसेस है? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/6। समझ गए ना सभी? हटा दूं? लास्ट में पूछूंगा मैं कोई भी रैंडमली एक क्वेश्चन, तुम लोग कुछ लिख विक नहीं रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इस पे काजमा क्वेश्चन पढ़ना। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. तो इस वाली लाइन का मतलब क्या है? मान लो अगर तुम लोग टिकट खरीदने जा रहे हो कोई लॉटरी का, तो इसको पढ़ के क्या समझोगे? उसमें 10 लॉटरी पे टिकट है, बाकी कितनी लॉटरी पे टिकट नहीं है?
9,990 उतनी लॉटरी पे टिकट नहीं है, समझ गए ना? हाँ, अब क्या लिखा हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट। अब अगर एक टिकट खरीदते हो तो आपके प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये बताओ। नहीं, पहले पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 टिकट अगर परचेस कर रहे हैं तो यहाँ कॉम्बिनेशन की जरूरत है क्या? नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, अब ये बताओ कि कितनी टिकट पे प्राइस है? 10। और टोटल कितनी टिकट है? 10,000। हाँ, बताओ आंसर। सर मैं तो पहले ही वाला कॉम्बिनेशन लगा रही थी। नहीं, कभी भी एक से ज्यादा पूछा जाए ना तब कॉम्बिनेशन लगना है, ठीक है? हाँ, तो 10 टिकट पे प्राइस है और टोटल कितनी टिकट है? 10,000। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 10 अपॉन 10,000, दैट्स इट। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1,000। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर आप 2 टिकट खरीदते हो तो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। हाँ, तो अब क्या होगा? सर अब इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा? 10C2 10C2, क्योंकि 10 फेवरेबल है, प्राइस मिलना 2, क्योंकि आप 2 टिकट ले रहे हो, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 10,000C2। 2 टिकट जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो उतना ही तो आएगा। पार्ट बी बता रहा हूं ना मैं, अगर आपने 2 टिकट खरीदी है तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 10,000C2। फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 10C2। क्लियर ये चीज? लास्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बताओ? सर इसमें डायरेक्ट करेंगे। क्या होगा बताओ? सर 10C10 अपॉन 10C10 अपॉन 10,000C10, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर उसमें दिया हुआ है क्या? देखो तो बुक में कैसे दिया आंसर, देखो तो एक बार। लास्ट पार्ट का आंसर ना कितना है? अरे यार, मैं थोड़ा सा गलत पढ़ लिया ना इसको। नॉट गेटिंग, मैं गेटिंग वाला बता रहा हूँ इसको। करेक्शन करेक्शन करेक्शन, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था। देखो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस? प्राइस नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। हाँ, तो देखो यहां पर मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। टोटल कितनी टिकट्स है? 10,000, जिसमें 10 में प्राइस है और बाकी 9,990 में प्राइस नहीं है, ठीक है? तो पार्ट ए, एक टिकट अगर आप खरीदते हो तो प्राइस नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम में अपना कितना हो जाएगा? 9,990 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम में कितना हो जाएगा? 10,000। समझ गए ये चीज? अगर एक के सिलेक्शन में भी आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आएगा। अगर इसमें भी कॉम्बिनेशन लगाते मान लो तो क्या करते? 9,990C1 डिवाइडेड बाय क्या जाता नीचे में? 10,000C1। तो किस कभी भी NC1 की वैल्यू कितनी होती है? N, तो अल्टीमेटली आंसर यही आता है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको? 2 टिकट खरीद रहे हो तो प्राइस नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो कितनी टिकट पे प्राइस नहीं है? इतनी टिकट पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 9,990C2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 10,000C2। समझ गए ये चीज? फिर लास्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पढ़ो। 10 टिकट, तो क्या आ जाएगा? 9,990C10 डिवाइडेड बाय 10,000C10। समझ गए ना? तो ये काम कर लिया करो कि एक बार आंसर ना कभी कोई ना कोई क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार हो सकता है हम पढ़ने में मिस्टेक कर दें। ठीक है, समझ गए सभी? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। Out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section?
ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तुम लोग समझ के बताओ। मतलब टोटल 100 स्टूडेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स पे 100 है। इसको ना मैं थोड़ा ऐसे करके समझाता हूँ। जैसे टोटल मान लो 100 स्टूडेंट है, अब इनका बाइफर्गेशन कर रहे हैं दो सेक्शंस में। पहले सेक्शन में क्या ले रहे हैं 40, दूसरे में कितने ले रहे हैं 60। समझ गए ये चीज? दो दोस्त है, ठीक है, वो दोनों दोस्तों के एक ही सेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, मान लेते हैं ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम हम ले लेते हैं सेक्शन ए, और ये जो सेक्शन है सेक्शन बी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों के सेक्शन ए में आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो दो है तो क्या लगेगा कॉम्बिनेशन। तो सेक्शन ए में आने की प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा 40C2 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 100C2। समझ गए ये कैसे हुआ? कहाँ से आया? क्योंकि दो दोस्त है ना, बोला है ना, यू एंड योर फ्रेंड, तो दो है ना अमंग 100 स्टूडेंट्स, तो दोनों के सेम सेक्शन, दोनों के सेक्शन ए में आने की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों के सेक्शन बी में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 60C2 अपॉन 100C2, दोनों के सेक्शन बी में आने की प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ, फर्स्ट पार्ट पढ़ के बताओ, उसने क्या पूछा है? Enter the same section. तो ये सेक्शन ए, दोनों के सेक्शन ए में आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों के सेक्शन बी में आने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? या तो दोनों ए में आए या फिर दोनों बी में आए, या और लग रहा है मतलब यहां पर क्या आ जाएगा यूनियन। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे ऐड। समझ में आया? दोनों में, दोनों के ए में आने की प्रोबेबिलिटी और दोनों के बी में आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों कंडीशन में दोनों सेम सेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया था मैंने कई बार इस चीज को बताया था, जब भी कॉम्बिनेशन में क्या होता है और वर्ड यूज होता है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, और जब भी वहां पर एंड वर्ड यूज होता है ना तो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्बिनेशंस को। जैसे समझ रहे हो, ये उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देके बताता हूं। 10 पर्सन्स है, ठीक है, जिसमें सपोज 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। ओके, 4 गर्ल्स है, हमें एक कमिटी बनानी है जिसमें 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। और मतलब हिंदी वाला और तो इंग्लिश का क्या मतलब हो गया एंड। 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं? तो यहां पर क्या आ जाएगा 6C3 और ये क्या हो जाएगा 4C3। एंड बोला मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। समझ गए ये चीज? और अगर मैं ऐसा बोला होता कि हमें एक कमेटी बनानी है, ठीक है, जिसमें जिसमें आइदर ऑल आर बॉयज और ऑल आर गर्ल्स, या तो सारे बॉयज होने चाहिए या फिर सारे गर्ल्स होने चाहिए। तो सारे बॉयज के लिए क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा 6C3, सारे गर्ल्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बैठेगा 4C3। समझ गए? और बोला मैंने या तो सारे गर्ल्स या तो सारे बॉयज, तो और की कंडीशन में क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस। समझ गए ये चीज? तो कॉम्बिनेशन में आपको ये रूल ध्यान में रखना है। तो यहां पर वही रूल अप्लाई हुआ है कॉम्बिनेशन का। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर 40C2 की वैल्यू, 40C2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ 40C2 कैसे कैलकुलेट होगा? 40 इंटू 39 अपॉन 2, ऐसे ही होगा। तो 2 1 सा ये कट जाएगा 20, 20 इंटू 39 कितना होगा बताओ जल्दी? 780 ये हो जाएगा। समझ गए? और फिर 60C2 भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 30, 30 इंटू 59 कितना होगा 30 इंटू 59, 3 9 से 27 ही आ गया, 2 3 5 से 1770 यही आएगा। तो और 100C2 भी निकालना पड़ेगा। 100C2 कितना आ जाएगा 100 इंटू 99 अपॉन 2, तो 2 1 सा 2 5 सा 50, तो कितना आ जाएगा ये 445 आएगा क्या? नहीं, गलत, क्या आएगा 495 495 आएगा, है ना, 495 आ जाएगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में कितना आ रहा है
न्यूमरेटर में आ रहा है ये प्लस ये 780 प्लस 1770 डिवाइडेड बाय 495। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 480 प्लस ये ऐड करोगे 80 इसमें ऐड हो जाएगा 1850 हो जाएगा। 1850 प्लस 2550 आ जाएगा 2550 डिवाइडेड बाय 495। 2550 को 495 से कट करो, डिवाइड करो, क्या आएगा फ्रैक्शन में बताओ? 2550 डिवाइडेड बाय 495 ये आएगा। कुछ तो भी एक गड़बड़ हो गया यार, एक जीरो ज्यादा क्यों आ रहा है इसमें? अच्छा ये जीरो भी आएगा ना, इसके साथ एक जीरो भी आएगा। यस, एक जीरो भी आएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 17/33। 255 डिवाइडेड बाय 495 तो ये आएगा 17/33। समझ में आया? इसको पूरा कैलकुलेट करना है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 17/33। ओके, तो ये बताओ सेकेंड पार्ट का क्या आंसर होगा? बोथ इन द डिफरेंट सेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 17/33। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16/33। क्लियर सबको ये चीज? तो इसके आंसर्स मुझे याद है ये वाले के। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ कर देते हैं। क्या ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हालांकि। इसको हम लोग करके जाएंगे, जो डाउट होगा वो पूछेंगे। ऐसा हाँ, चलो ठीक है, एंड कर देता हूँ। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग प्रोबेबिलिटी वाइंड अप कर